आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बहू और बेटी। महेश और जानकी की बेटी नीलू की सगाई पे 6 महीने हो चुके थे। घर में सब बहुत खुश थे कि ससुराल वालों ने कोई दान दहेज भी नहीं मांगा। अब शादी के 20 दिन ही बचे थे। फिर अचानक नीलू की ससुराल से फ़ोन आया और उसके पापा महेश को किसी काम के लिए उसकी ससुराल जाना पड़ा। नीलू की मां जानकी बड़ी बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही महेश बेटी के ससुराल से आए तो जानकी दौड़ती हुई गेट पर गई और बोली, इतनी देर कैसे हो गई? क्यों बुलाया था उन लोगों ने और क्या बात की? तभी महेश ने कहा, घर के अंदर भी आने दोगी या फिर गेट पर ही सारी बात पूछ लोगी? पहले कुछ चाय नाश्ता दो, बड़ी भूख लगी है, फिर बात करते हैं। ससुर जी के घर में आते ही बहू गीता ने पानी दिया और चाय बनाने रसोई में चली गई। बहू के रसोई में जाते ही जानकी ने अपने पति महेश से पूछा, क्यों बुलाया था जी नीलू की ससुराल वालों ने और क्या बात करनी थी आपसे? इतना सब कुछ सुनने के बाद महेश ने जानकी के हाथ में एक पर्ची रख दी और कहा कि इस पर्ची में जो लिखा है वो देख लो, ये सब सामान देना है। पर्ची खोलकर देखने पर तो जानकी की जान सी ही निकल गई और फिर बोली, अरे उन लोगों ने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब शादी के 20 दिन पहले इनको कहाँ से यह सब कुछ याद आ गया? तभी महेश ने कहा, अब भी वे कहाँ दहेज मांग रहे हैं? ये तो सब देने का रिवाज ही होता है, क्योंकि वे भी तो दूसरों का लेकर बैठे हैं तो उनको भी तो देना ही पड़ेगा। तभी जानकी ने कहा, अरे तो रिवाज के नाम पर तो उन लोगों ने इतना कुछ मांग लिया, इतने कपड़े और गहने। इतना बड़ा परिवार तो हमने देखा भी नहीं था सगाई के समय। तो इतने कपड़े कौन से रिश्तेदारों के लिए मंगवाए हैं? आपने कुछ बोला क्यों नहीं उन लोगों को? अब अचानक इतना सब कुछ हम कैसे करेंगे? तभी महेश ने कहा, अरे कैसी बात कर रही हो? अब मैं क्या बोलता जब उन्होंने कह ही दिया कि हमने भी दूसरे रिश्तेदारों की शादियों में लिया हुआ है तो हमें भी उन्हें देना ही पड़ेगा। और फिर शुरू में क्यों हम अपनी बेटी की परेशानी बढ़ाएं? नहीं तो उसे ज़िंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। तभी जानकी ने कहा, अभी हमारा बिजनेस पहले की तरह अच्छा भी नहीं चल रहा, तो अब हम इतनी उनकी मांग पूरी कैसे कर पाएंगे? उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना, इसलिए तो हम शादी होटल में कर रहे हैं। तभी महेश ने कहा, देखो जो नीलू की ससुराल वालों ने बोला है वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो कैसे करना है। तभी जानकी ने कहा, आपको उन लोगों से बात तो करनी चाहिए थी कि सगाई पूरे 6 महीने रही है, तब तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। अब शादी के 20 दिन ही रह गए हैं तो उन्होंने ये डिमांड रख दी। वैसे भी तो हम रिवाज के हिसाब से सब कुछ दे ही रहे थे, खाली हाथ तो अपनी बेटी को नहीं भेज रहे थे। 2 महीने पहले तो उन्होंने सास और तीनों नंदों के लिए गहनों के लिए बोल दिया था और अब ये सब कुछ। पति पत्नी बात ही कर रहे थे कि उनकी बहू गीता चाय और नाश्ता बनाकर ले आई, तो दोनों अपनी बहू के आते ही चुप हो गए, क्योंकि वे बहू के सामने कोई बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन वे बात इतनी तेज कर रहे थे कि गीता को रसोई में सब सुनाई दे रहा था। जैसे ही उन दोनों ने बहू गीता की तरफ देखा तो वे समझ चुके थे कि उसे भी सब सुनाई दे रहा था। अब बहू गीता को भी सब याद आ गया था जब उसका इस घर में नवल के साथ रिश्ता हुआ था, तो इनकी भी कोई खास मांग नहीं थी। इनको तो सिर्फ लड़की ही चाहिए थी। गीता के घर वाले भी मध्य वर्गीय परिवार के लोग थे, इसलिए सब खुश थे कि कितना अच्छा परिवार मिला है। और सभी रिश्तेदारों में गीता की ससुराल की तारीफ हो रही थी कि इतने अमीर लोग हैं लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए हैं। शादी की तारीख भी निकल गई थी और अब शादी की तैयारियों में सब लगे हुए थे। गीता की दादी ने भी गीता के पापा से कह दिया था कि इसकी ससुराल वाले कोई दान दहेज नहीं मांग रहे, तो शादी में थोड़ा अच्छा सा खर्चा कर देना जिससे ससुराल वाले खुश हो जाएं। गीता के मम्मी पापा ने भी ऐसा ही किया और जो सामान अपनी मर्जी से देना था वह सब अच्छा लेकर आए और बारातियों के लिए भी बड़ा टेंट और खाने के अच्छे व्यंजनों का ऑर्डर बुक करवा दिया। लेकिन गीता की शादी से कुछ दिन पहले इन्होंने भी गीता के पापा का बुलावा भेजा था। जब गीता के पापा यहाँ पहुँचे तो ना ही उनकी कोई आवभगत हुई और ना ही पानी तक पूछा गया।
उससे पहले ही गीता के सास ससुर महेश और जानकी ने भी एक पर्ची उनके हाथ में थमा दी थी और कहा था कि समधी जी ये सब कुछ तो आपको देना ही होगा। गीता के पापा कभी पर्ची को देखते तो कभी समधी को। यह देखते हुए गीता की सास जानकी ने कहा, क्या सोच रहे हैं समधी जी, इतना तो करना ही पड़ेगा। हम आपसे कोई दान दहेज तो नहीं ले रहे, हम भी तो दूसरों का लेकर बैठे हैं, वो तो हमें देना ही पड़ेगा, हमारी इज्जत का सवाल है। यूँ अचानक हुई डिमांड से गीता के पापा परेशान से हो गए और पर्ची लेकर घर आ गए और अपनी माँ को पर्ची पकड़ा दी। जब गीता की दादी ने गीता से पर्ची पढ़वाई तो उसमें 80 आदमियों के लिए पैंट कमीज और 80 औरतों के लिए साड़ियाँ और 500 रुपये का शगुन और एक एक सभी को चांदी का सिक्का लिखा था। इसके अलावा सास ससुर और नंद के लिए 5-5 जोड़े और एक एक सोने का गहना और उसके अलावा बेटी की विदाई के समय दिए जाने वाले गहने और कपड़े लिखे हुए थे। और आखिरी में लिखा था कि जमाई की अंगूठी और चेन और कपड़े आप अच्छे ही भेजना। ये सब पर्ची पर लिखा सुनकर सब हैरान थे। तभी गीता की माँ ने कहा, ये रिवाज के नाम पर दहेज ही तो मांग रहे हैं, अब हम इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे, बाद में ऐसे लोग फिर बच्ची को परेशान करेंगे। माँ ने अपने मन की बात दादी के सामने रख दी। तभी दादी ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और गीता भी खुश ही रहेगी। तुम तो बेटी की माँ हो, तुम्हारे पास बहुत काम है, उन्हें जाकर कर लो। दादी ने माँ को डांटकर चुप करवा दिया। पर इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा, इस बार पापा ने दादी से कहा। तभी दादी बोली, अरे एक ही तो पोती है मेरी, सब हो जाएगा, उसके बाद तो 2 पोते ही हैं, इतना मेरे पास है, तू चिंता मत कर। दादी के ऐसा बोलने पर पापा के चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली सी हो गई, लेकिन दादी के चेहरे की सिकन सब बयां कर रही थी। पर दादी गीता से बहुत प्यार करती थी, माँ से भी ज़्यादा गीता दादी के पास ही रहती थी। दादी का चेहरा उसे आज भी अच्छे से याद है। पैरों में मोटे मोटे चांदी के पाजे और हाथों में मोटे मोटे सोने के कड़े, कानों में मोटे मोटे झुमके हमेशा पहने रहती थी। दादी हमेशा कहती थी कि मेरे मरने के बाद इन्हें निकाल कर गीता को दे देना। पर गीता की शादी के 10 दिन पहले ही सब गहने दादी के शरीर से गायब हो चुके थे। यह देखकर गीता ने पूछा, दादी आपने सारे गहने क्यों उतार दिए? तो दादी ने कहा, अरे मेरी पोती की शादी है तो क्या अभी भी पुराने गहने ही पहनूंगी? दादी की बात सुनकर गीता मुस्कुरा दी, पर माँ की तरफ देखते ही उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था। शायद गीता की शादी के लिए वो गहने बिक चुके थे, क्योंकि उसके बाद गीता ने वो गहने कभी अपनी दादी को पहने हुए नहीं देखा। खैर गीता दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। उसके बाद तो गीता के सास ससुर महेश और जानकी रोज अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांधते रहते थे कि एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे और मुँह मांगा दहेज दे रहे थे। पर भाई हम तो ठहरे सिद्धांतवादी लोग, हमें तो दहेज में कुछ लेना ही नहीं था। पर गीता को तो सारी सच्चाई जानती थी और असल खर्चे तो इनके अब शुरू हुए थे। बेटी के माता पिता के लिए तो कभी रीति रिवाज ख़त्म ही नहीं होते। आज ये 30 त्योहार है तो कल ये 30 त्योहार, कभी इसका जन्मदिन है तो कभी उसका जन्मदिन, कभी ये डिमांड तो कभी वो डिमांड। इनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती थी और गीता के माता पिता कर्जा लेकर भी इनकी डिमांड पूरी करते थे। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गीता की दादी का देहांत हो गया, तो इन्होंने गीता को उस दिन ये कहते हुए नहीं भेजा कि अगर कोई मायके से आएगा तो चली जाएगी। लेकिन ऐसे में कौन आ सकता था। फिर लोग दिखावे के लिए नवल और गीता को तीसरे दिन यह बोलकर भेज दिया कि 1 घंटा रुकने के बाद दोनों वापस आ जाना। वहाँ जाने के बाद गीता को उसकी माँ ने 13वीं तक वहीं पर रोक लिया और नवल वापस आ गया। 13वीं के अगले दिन ही गीता का भाई उसको ससुराल छोड़कर चला गया। उस दिन जानकी ने बहू गीता से सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन इस बार गीता पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे मायके में रुकने से ये सब कुछ तो होना ही था। फिर शाम को गीता ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? तो जानकी ने कहा, क्यों तेरे मायके वालों ने खिलाकर नहीं भेजा तुझे? तो गीता ने कहा,
मेरे मायके वालों ने तो खिलाकर भेजा है मुझे माँ जी, पर आप लोग तो खाओगे इसलिए पूछ रही हूँ। तभी सास गुस्से में बोली, बड़ी कैंची की तरह जबान चल रही है, यही सब सिखाया है इतने दिनों में तेरे घर वालों ने। तभी गीता ने कहा, मेरे घर वालों ने तो जो सिखाया था वो आप पिछले 1 साल में देख ही चुके हैं, इसलिए हर बात पर चुप रहती थी। अब पिछले 1 साल से जो मैंने इस घर में सीखा है अब वही मेरी जबान बोल रही है। तभी सास चिल्लाई, लो इसी घर का खाती है और इसी घर वालों को सुनाती है। तभी गीता ने कहा, कोई भाग कर नहीं आई हूँ माँ जी, बाकायदा शादी करके आई थी इस घर में। जिस तरह मेरी जिम्मेदारी आपकी इज्जत और सेवा करना है, उसी तरह मेरा भरण पोषण करना भी इसी घर की जिम्मेदारी है। तभी जानकी अपने पति पर चिल्लाने लगी, और लाओ गरीब घर की बेटी, एक तो हमने दहेज भी नहीं लिया और अब हमें ही सुना रही है। तभी गीता ने कहा, माफ़ करना माँ जी, आपने कहा था कि हमें तो सिर्फ लड़की ही चाहिए, उसके बाद भी आप लोगों ने इतना कुछ मांग लिया। आपको इस बात का अंदाज़ा भी है, आप लोगों का पेट भरते भरते मेरी दादी के सारे गहने बिक गए और आपके रीति रिवाज निभाते निभाते मेरे पापा आज भी कर्जा उतार रहे हैं। अब बस, अब और नहीं, यह बोलकर गीता अंदर चली गई। अब कोई और भी गलत बात गीता नहीं सुनती थी और डंके की चोट पर बोलती थी, इसलिए अब उसके सास ससुर उसको कुछ गलत बात बोलने की हिम्मत भी नहीं करते थे। एक दिन गीता को अपने पति नवल और नंद नीलू की अपने मम्मी पापा से बात करने की तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। नीलू बोल रही थी कि मम्मी आप मेरी शादी के लिए मना कर दो, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी। जो पहले बोल रहे थे कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए और अब इतनी डिमांड रख रहे हैं। तभी उसकी मम्मी पापा बोल पड़े, अरे शादी कोई गुड्ढे गुड़िया का खेल तो नहीं है, कभी हाँ तो कभी ना, एक ही बार तो देना है तो हम जैसे तैसे दे देंगे। तभी नीलू ने कहा, नहीं पापा, ज़िंदगी भर परेशान होने से अच्छा है एक ही बार परेशान होना, ऐसे लोगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती, आप बस उन्हें मना कर दो। तभी नीलू की मम्मी ने कहा, अरे हमने करना है, हम कर देंगे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी नीलू ने कहा, मुझे प्रॉब्लम है मम्मी, मैंने अपनी भाभी को देखा है इस घर में परेशान होते हुए। पहले ससुराल वाले बोलते हैं कि हमें सिर्फ लड़की ही चाहिए, फिर धीरे धीरे अपनी डिमांड रखते हैं। ऐसे ससुराल वालों से तो दूर रहना ही चाहिए। आज हमारे घर की स्थिति भी ऐसी ही है, आप भाभी से बात करना पसंद नहीं करते और भाभी आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। मुझे नहीं रहना ऐसे माहौल में, और याद रखना मैं गीता भाभी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे लोगों को पहली बार में ही सुनाकर आ जाऊँगी। अपनी बेटी के मुँह से ऐसी बात सुनकर महेश और जानकी को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों की नज़रें अपने बच्चों के सामने झुक गई। आखिरकार महेश ने नीलू की ससुराल में फ़ोन करके शादी के लिए मना कर दिया कि हमने दहेज के लालची लोगों के घर में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना, और थी अपनी बहू गीता से भी माफ़ी मांग ली। गीता ने नीलू की सारी बातें सुनकर अपनी नंद को गले से लगा लिया और एक ऐसे सही फैसले से पूरे घर में खुशियाँ आ गई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।